हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको बताया था परावैद्युत का ध्रुवण, ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण और अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो परावैद्युत माध्यम रख देने से उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, कारण क्या है उसका। आपको याद होगा इससे पहले हम लोग पढ़ते थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हम सूत्र पढ़ते थे C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बटे D, याद है आपको? बोलो। तो यहाँ पर हमको दिखता था C और K एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो आप बोलते थे माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, परावैद्युतांक कम हो जाएगा तो धारिता कम हो जाएगी, ऐसा आप लोग बोला करते थे ना। ये तो अपन लोग बेटा समानुपाती के हिसाब से बोल देते थे कि ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन आज वो मुझसे कारण पूछना चाहता है ना, कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर हम कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो धारिता बढ़ क्यों जाती है, कारण क्या है उसका। ये तो समानुपाती के हिसाब से आपने बोल दिया, अच्छी बात है जी, बढ़ जाएगा तो जी बढ़ जाएगा, जी घट जाएगा तो जी घट जाएगा, ठीक है। लेकिन आज वो वास्तव में आपसे कारण जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो भैया करें शुरुआत इस कारण को हम लोग जानने की। क्लियर? मैं फिर से एक बार प्रश्न बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है कि जैसे ये मैंने कोई समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया, ये मैंने बढ़िया समांतर प्लेट संधारित्र बनाया है। इस प्लेट को आवेश दिया जाता है यहाँ से और इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। सही बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है, बोलो भैया, है ना। अच्छा, एक प्लेट पे सुना है मैंने धनावेश होता है और एक प्लेट पे ऋणावेश होता है। ये मैंने समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया, ठीक है। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि अगर इनके बीच में मैं कोई परावैद्युत माध्यम रख देता हूं तो परावैद्युत माध्यम रख देने से धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो पहले तो मैं धर देता हूं कोई परावैद्युत माध्यम। जी मैंने कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया, सही बोल रहा हूं, ठीक है। परावैद्युत क्या होगा, ये तो ध्रुवीय परावैद्युत होगा, ये अध्रुवीय परावैद्युत होगा, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। गोली मारो। पहले मुझे ये बताओ, मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा था, C बराबर Q/V, आपको याद है? याद है। फिर आपने ये भी जाना था V बराबर ED, वेद, याद है ना, V बराबर ED, तो V की जगह ED दे देंगे तो जी नजारो जी है जागो। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो विभव भी घट जाएगा, बोलो, और विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ये सब अपन कर्म पहले भी कर चुके हैं, अपन सब जानते हैं, राइट। तो चलो अब हम वाकई में प्रश्न पे आते हैं कि क्या कहानी है। अच्छा, इससे पहले कि प्रश्न को समझाऊं, चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कौन से आवेश से कौन से आवेश की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यही कहना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। सब लोग जानते हैं इस बात को, अच्छी बात है। यानी आप लोगों के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। चलो मैंने मान लिया आपकी बात कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होते हैं। तो चलो आओ, इधर आओ, एक बात और बता दो। ये अपन पढ़े थे चैप्टर 1 में, अपन ने कई बार पढ़ा था। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है तो इसमें जो धनावेश होता है वो किधर की तरफ जाता है, इधर की तरफ जाता है ना। विद्युत क्षेत्र की वजह से धनावेशों पे बल इधर की तरफ लगता है, ऋणावेशों पे बल इधर की तरफ लगता है। याद है? मालूम है, कल भी बताया था शायद, मेरे ख्याल से मैंने रोज बताता हूँ और रोज जैसा लगेगा जी, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फिर से बोल रहा हूं एक बार क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रख देने से उसकी धारिता बढ़ क्यों जाती है, ये पूछ रहा है, उसकी धारिता बढ़ क्यों जाती है। तो सुने भैया कारण, ये जो परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इस उन परमाणुओं में धनावेश और ऋणावेश होंगे कि नहीं होंगे। अच्छी बात है। जैसे मैंने 1-2 परमाणु बना दिए, धन ऋण, समझ रहे हैं ना, धन ऋण, ये मैंने कुछ परमाणु बना दिए। अब आप गौर से देखिए, ये जो 2 प्लेटें हैं, प्लेट ए प्लेट बी, ए पे धनावेश है, बी पे ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर ऐसे होगी,
बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? ऐसे होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। समझ में आई बात? अब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी तो इसमें जितने भी धनावेश होंगे वो बल कहाँ की तरफ महसूस करेंगे? इधर की तरफ। तो सारे के सारे धनावेश इस तरफ आ जाएंगे, बोलो। और जितने भी ऋणावेश होंगे वो विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा में जाएंगे? विपरीत दिशा में जाएंगे। तो ये नज़ारा जो होगा वो ऐसा हो जाएगा कि सारे के सारे धन जालंग आ जाएंगे और ऋण जालंग आ जाएंगे। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात सभी को, है ना? चाहे तो विद्युत क्षेत्र के हिसाब से देख लो, चाहे वैसे देख लो। इसके अंदर जो धनावेश थे तो प्लेट ए भी धनावेशित है, तो धनावेशित प्लेट क्या करेगी? इसके अंदर जितने भी धनावेश होंगे उन्हें प्रतिकर्षित कर देगी, तो इधर पहुंचा देगी। सही बोल रहा हूं, है ना? और ऋण आवेश धनावेशों को आकर्षित करते हैं तो भी ये इधर जाएंगे, चाहे जैसे देख लो। और इसके अंदर ये धनावेश इनमें से ऋणावेशों को आकर्षित करेगी, इसलिए ऋण इधर आ गए। नहीं, चाहे जैसे देख लो, बात वही है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? अच्छा, तो जब मैंने परावैद्युत प्लेट दोनों प्लेटों के बीच में रखी, परावैद्युत पदार्थ मैंने दोनों प्लेटों के बीच में रखा, तो आपने देखा कि ये इधर सेट हो गई, ये इधर सेट हो गई। ये बात समझ में आई आपको? और ऐसा करने से क्या हुआ, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र को मैंने नाम दे दिया ई डैश। क्लियर? क्या नाम दे दिया? ई डैश। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी दोनों प्लेटों के बीच में? ई थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया ई डैश। और ये ई डैश, हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, प्लेट बी से प्लेट ए की ओर है, और बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट ए से प्लेट बी की ओर है। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र जो है समान दिशा में या विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में, है ना? विपरीत दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य नहीं होगी। शून्य तो तब होती जब बराबर होती। अभी अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये बराबर है, पर हाँ, परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ई माइनस ई डैश, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं इसलिए। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? ई माइनस ई डैश। ये बात आपको समझ में आई? ई माइनस ई डैश। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी गति? कैपिटल ई। बाद में जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ ई डैश। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस ई डैश हो गई। ई माइनस ई डैश हो गई मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई या बढ़ गई? है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी तो विभव बढ़ कैसे जाएगा? विभव कह रहे समानुपाती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई तो विभव घट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। और विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? पल्ले पड़ी? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा ए प्लेट से बी प्लेट की ओर थी, है ना? तो इसके परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो धनावेश थे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो ऋणावेश थे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में सेट हो गए। ये ऐसे भी बोल सकते हो, प्लेट ए का धनावेश परावैद्युत पदार्थ के अंदर उपस्थित ऋणावेशों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ना? प्लेट बी का जो ऋणावेश है वो परावैद्युत पदार्थ के अंदर उपस्थित धनावेशों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसकी वजह से प्लेट परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है ई डैश, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस ई डैश हो जाती है ना? यानी कि क्या हुआ, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी तो विभव घट जाएगा, और विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सीन क्लियर है? तो जल्दी से फटाफट अपने नोट्सों में से पढ़ लो एक बार। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सब लोग देख लेना। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वो पूरी फिजिक्स में हर जगह कर सकता हूँ, हर जगह कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? कल अगर करूँ तो ये मत बोलना कि जी कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ठीक है ना? तो जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देख लेना सब लोग। क्लियर? आधी इतने ज़्यादा फिजिक्स जईते ख़त्म हो जाते, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मुझे बताओ ज़रा, आप लोगों ने पढ़ा था कूलाम के नियम का सूत्र, कूलाम का नियम पढ़ा था? कूलाम के नियम का सूत्र क्या है?
F बराबर 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो भैया, क्या हम वाकिफ़ हैं इस बात से? मैं पहले आसान करके बताता हूँ, फिर हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर F और K एक दूसरे के कैसे हैं? समानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं? तो मुझे दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती है ना। ये ऊपर है, ये नीचे है, उल्टा है ना। उल्टे को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इससे सैकड़ों सूत्र बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? देखो, मुझे दिख रहा है F और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अगर मैंने F को लिखा F1/F2, तो K व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो K को मैं लिखूंगा K2/K1। समझ में आई बात? क्लियर? F को अगर मैंने लिख दिया F1/F2, तो K को मैं लिखूंगा K2/K1। यानी ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। या मान के चलो मैंने F को लिखा F2/F1, इसको 2/1 लिख रहा हूँ F को, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर है बात? यानी ये पलटेगा तो ये पलट जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अच्छा, को ठिकाना ने ऐसे लिखूं, मान के चलो F को लिखता हूँ FA/FM। FA का मतलब हवा में बल, A मतलब एयर, M माने मीडियम, मीडियम माने माध्यम, हवा में बल वटे माध्यम में बल। तो K को क्या लिखूंगा? KM/KA। समझ में आई बॉस? बोलो। मुझे दिख रहा है यहाँ पर F और R² एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। दिखाई दे रहा है आपको भी? F और R² एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं F को लिखूं F1/F2, तो मैं R को क्या लिखूंगा? R2/R1। स्क्वायर लगी है तो स्क्वायर लगा दो, बस खत्म कहानी। समझ में आई बात? बोलो भैया। अच्छा, मान के चलो मुझे दिख रही है, ये बन गया, ये भी अपने आप में सूत्र बन गया, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। मान के चलो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, F समानुपाती, K भी व्युत्क्रमानुपाती है, R² भी व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों ही व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ऐसे भी सूत्र बना सकता हूँ। F को लिख दिया F1/F2, तो K व्युत्क्रमानुपाती है तो K को लिख दूंगा K2/K1, ठीक है। R भी व्युत्क्रमानुपाती है तो R को लिख दूंगा R2/R1। स्क्वायर लगी है, स्क्वायर लगा दूंगा, ये बन गए। ऐसे में सैकड़ों सूत्र बना सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा अपन हर जगह कर सकते हैं। सीन क्लियर है? मान के चलो और देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा हमने सूत्र पढ़ा है C बराबर K/0A/D होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया, होता है। C को मैंने, मुझे दिख रहा है C और K एक दूसरे के समानुपाती हैं, दिख रहे हैं। तो C को अगर C1/C2 लिखूंगा तो K को क्या लिखूंगा बताओ? सोचो K को क्या लिखूंगा? K1/K2। K1/K2। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। इधर देखें तो C बराबर K/0A/D दिखाई दे रहा है। तो C और K एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो C को लिखा C1/C2, तो K को क्या लिखा? K1/K2। समानुपाती है तो ये 1/2 है, तो ये भी 1/2 ही रहेगा। बात समझ में आई? क्लियर? और देखो लगे हाथ। मुझे दिख रहा है C और D एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। C को मैंने लिखा CA/CM, तो बताओ D को, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है D के, तो जब C को ये लिखा है तो D को क्या लिखूंगा बताओ? हाँ, उल्टा हो जाएगा, यानी DM/DA। क्लियर? समझ में आई बात? चलो और देखो, और बनाता हूँ। जब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आगे की बात पे आता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखो C समानुपाती है K के, समानुपाती है A के और व्युत्क्रमानुपाती है D के। तो ये सूत्र भी बन सकता है C1/C2 बराबर, K समानुपाती है तो K को लिख दिया K1/K2, A भी समानुपाती है तो A को लिख दिया A1/A2, और D व्युत्क्रमानुपाती है तो D को लिख दिया D2/D1। ये बन गया, ये भी एक सूत्र बन गया। तो ऐसे सैकड़ों सूत्र मैं बना सकता हूँ। आदत डाल लो भैया अब इन चीज़ों की। समझ में आ रही है बात? ये जगह जगह मैं कर सकता हूँ। भाषा समझ में आई आप लोगों को मेरी? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से देखेंगे।
अब मैं नहीं बताऊंगा, मैंने जो बताना था वो आप लोगों को बता दिया है, अब आप लोग बताना। ठीक है बेटा, तैयार हो? क्लियर है ना? अब जो बताने जा रहे हैं ऐसे सूत्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, पर आपको समझ में तो आ गया ना कैसे बनाइए। आओ इधर आओ, चलो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। तो मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था, मैं पहले सूत्र लिख रहा हूँ धड़ाधड़, है ना। तो कूलाम का नियम मैंने आपको बताया था। तो कूलाम के नियम का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, ये सूत्र हमने पढ़ा था। मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था चैप्टर 1 में, E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। बोलो भैया। फिर हमने चैप्टर 2 में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था, V बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ? फिर आपने चैप्टर 2 में ही स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R पढ़े था। बोला भैया, सही जा रहा हूँ मैं? फिर आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा था, C बराबर K ε0A/D। क्लियर, ऐसे बहुत सारे सूत्र पढ़े थे। बोलो भैया, जो मैंने लिखा है यहाँ तक आपको साफ नज़र आ रहा है? बोलो। तो चलो अब मैं बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, मुझे दिख रहा है F और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं कि नहीं है? अब मान के चलो K को मैंने लिख दिया Km/KA, यानी माध्यम का परावैद्युतांक बटे हवा का परावैद्युतांक। तो आप मुझे बताओ, जब K को मैं ऐसे लिख रहा हूं तो F को कैसे लिखूं? F या A लिखूं या M लिखूं? F के सफिक्स में A लिखूं, क्योंकि ये M/A है तो ये A/M हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? बोलो भैया, फिर से आ जाओ। इस सूत्र के हिसाब से देखते हैं, यहाँ E और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। K को लिख दिया Km/KA, तो E को क्या लिखूंगा? बोलो। E क्या आएगा ऊपर, A या M? A/EM। स्टेप समझ में आ रहे हैं बेटा आप लोगों को? फिर से आ जाओ। V और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो K को मैंने ये लिख दिया, तो V को क्या लिखूं? समझ में ही नहीं आई होगी। आ रही है का? बोलो, आ रही है। आगे बढ़ते हैं। U और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। K को मैंने लिख दिया Km/KA, तो बताओ भैया U को क्या लिखूं? बोलो भैया, ओके है काम? है ओके। और आ जाओ, C और K एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। C और K समानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो जब K को लिख रहा हूं Km/KA, तो C को क्या लिखूं? C क्या लगाऊं ऊपर सफिक्स में? A लगाऊं या M लगाऊं? M लगाऊं, तो Cm/CA। समझ में आए ये सूत्र किस आधार पे बने बेटा? बोलो, सीन क्लियर है? मोह कछु इन्हें याद करने की जरूरत ना, ऐसे बना सकते हैं ना। आपको ठेका थोड़ी है Km/KA लिखूं, 1/2 करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? तरीका समझ में आया? बोलो। और देखो, हवा का परावैद्युतांक कितना होता है? Ka हवा का परावैद्युतांक है, कितना होता है? 1। तो वटे में 1 लिखना जरूरी है क्या? अच्छा, अब बचा माध्यम का परावैद्युतांक। मैंने मान लिया माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो फिर इसी सूत्र को ऐसे नहीं लिख सकता। जी की जी उतार रहा हूं मैं, कोई नो काम ना कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब पता नहीं सही मानना है कि गलत मानना है। समझ में आ गई बात आपको? बोलो भैया, कर लोगे ऐसे अगर आ गए तो? हैं, ज़्यादा मूड मेरी ना करनी, बस समझना है कि हाँ ऐसा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? याद कर भी जरूरत ना है। क्लियर? अपन ने जे तो याद ही है पहले तो ही, बस इनते ही काम कर लेंगे अपन। ठीक है ना? तो जल्दी से फटाफट देख लो इसे पूर्ति में। इसके बाद हमको जो अगला सवाल दिया है उसमें कह रहा है कि एक वायु संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है।
वायु संधारित्र का मतलब देखो मैं कर देता हूँ इधर, ये संधारित्र है, ठीक है। वायु संधारित्र है, इसका मतलब इनके बीच में हवा भरी हुई है पूरे में छक, ठीक है। तो मैंने लिखा वायु संधारित्र यानी संधारित्र की धारिता सफिक्स में ए लिख दिया, यानी एयर, वायु है ना। वायु संधारित्र की धारिता मुझसे कह रहा है 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है भैया, ऐसा बोल रहा है मुझसे, ठीक, अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भर दूं, अब वायु नहीं है, अब कोई माध्यम भर दिया, ठीक है, पूरे में माध्यम भर दिया, तो कह रहा है ऐसी स्थिति में धारा माध्यम भर देने से 12 माइक्रोफैराड हो जाती है, कह रहा है। तो कह रहा है तो फिर जो माध्यम जो भरा है उसका परावैद्युतांक बता दो, माध्यम का परावैद्युतांक बता दो। माध्यम का परावैद्युतांक इसलिए Km मान लूँ इसे, बोलो। और जहाँ में हवा भरी है तो हवा के परावैद्युतांक हम जानते ही हैं 1, बोलो। तो अब का है चमका दो, हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर K ε0A/d होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, सही जा रहा हूँ ना मैं, बोलो। और मुझे दिख रहा है यहाँ 2 ही चीज़ों की बात हो रही है, C की और K की, C की और K की। तो C और K एक दूसरे के समानुपाती है, तो C समानुपाती K है, बोलो भैया। तो बस C को मैंने लिख दिया CA/Cm, क्योंकि पहले हवा की बात है फिर माध्यम की बात है, तो मैंने लिख दिया CA/Cm। इसी तरीके से समानुपाती है K के, तो ऊपर क्या आएगा, K A आएगा ऊपर या M आएगा, A आएगा, तो KA/Km। अब का दद्दो मान, क्लियर, दद्दो मान, इनके मान तुम्हें दिख ही रहे हैं, सब पता ही है तुम्हें। बताओ CA के देगा, CA के देगा यहाँ में 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड को उन्हें बदल दो, माइक्रो 10⁻⁻⁶ तो कोई दिक्कत ना है। CM 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, कट गए माइक्रोफैराड थे माइक्रोफैराड, बोलो। बदल भी देते 10⁻⁶ तो जी कट जाते 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, बराबर KA हवा को 1 होता है, KM हमें निकालना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, समझ में आ रहा, बोलो। हाँ चलो, तो अब जाको कैंची गुणा कर दो जरा जल्दी से फटाफट। KM को गुणा 1 से करोगे तो KM, 6 एकम 6, ये आ गया माध्यम का परावैद्युतांक। समझ में आई बात, कहानी क्लियर है, उतार लियो फटाफट जाए, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।